अपना। अब इंडिया अपने पे फोकस कर गया। उन्होंने कहा कि यार नहीं, छोड़ो दुनिया को यार, लड़ाइयों से नेगेटिविटी से को दफा करो, हम बनाते हैं चीजें अपनी, हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं, हम इंडस्ट्रियां लगाते हैं, हम ये करते हैं। जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, जब आईटी, जब मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें उनकी बनने लग गई ना, तो लोगों का या पूरी दुनिया का जो रुझान है ना, वो उनसे हट के थोड़ा इनकी तरफ हाँ, आना दो लग गया। फैक्टर यहाँ से खरीदते हैं, जापानीज गाड़ियां या चाइना से खरीद रहे हैं, यूएस से खरीद रहे हैं। जब अपना बना तो वो खुद सस्टेन हो गए खुद, और पूरी दुनिया को नजर आ गया कि अच्छा ये जापान तो बना ही रहा है, लेकिन अब इंडिया भी बना रहा है, तो यहाँ का ट्राई कर लेते हैं। ढूंढ रहा है कि हमने जो किस्त देनी है चाइना को वो कहां से देंगे। मतलब कि कर्जे अभी पे तो कर्जा, IMF का भी देना है। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, मतलब समझ नहीं आ रही कि वो पैसे जा कहां नहीं तो पे रहे आप हैं। क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि जो वो यूएई वाले हैं वो वहां पे इन्वेस्ट करें? उनको पता है वहां से फायदा आना है, वहां पे गारंटी है, उनका हाँ। प्राइम मिनिस्टर गारंटी दे रहा है कि मोदी की यहाँ पे गारंटी ही नहीं है। यहाँ पे तो आप खुद नहीं इन्वेस्ट करेंगे। आपको अभी क्या एज लग अ रहा है कि पाकिस्तानी मुझे ये कोई नहीं गारंटी कि मेरा प्राइम मिनिस्टर अगले 2 साल में कौन सा आने वाला है। आपको ये ये नहीं पता? साल हाँ। कब रहेगा, अगला कौन आ जाएगा, उससे अगला कौन आ जाएगा। यहाँ- अब दुनिया क्यों डरती है? उन्होंने इंडिया को बदल के रख दिया है। इंडिया को इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, देखा कितनी कंपनीज खुली हुई हैं, कितने लोग वर्क फोर्स बन रही होगी। यहाँ पे एक तो जो लगा रहा है वो बेचारा उठा के यहाँ पे भाग रहा है। गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। गारंटी वाला मसला है और स्टेबल गवर्नमेंट वाला मसला है। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल। आज हमारे पास जो वीडियो आई है, Oh my वीडियो God. बहुत अरसे से हम इंतजार कर रहे थे। मैं तो तरस गई थी कि मुझे सर प्रशांत धवन की आवाज सुननी है। वो जिस तरह से धीमे धीमे लहजे से हर चीज समझाते हैं, बताते हैं, मुझे तो लगा पता नहीं कहाँ चले गए हैं आप। क्योंकि जवेरिया और मैं सर प्रशांत धवन के बहुत Fans बड़े हैं। फैन हैं, क्योंकि वो बहुत डिटेल में और बड़ा ऐसे लगता है कि जैसे उनकी वीडियो देख लेंगे ना तो सारा नॉलेज आ जाएगा और वो हमें। सिर्फ ये नहीं कि वो इंडिया को कवर करते हैं, वो ईरान के बारे में बात करेंगे, यूएसए के बारे में, जर्मनी के बारे में, पाकिस्तान के बारे वर्ल्ड में। अफेयर, भाई वो हर कंट्री के बारे में वो बड़ी नॉलेज रखते हैं। बहुत नॉलेज रखते हैं और बड़ी डिटेल्स समझाते हैं। और उनका जो समझाने का वे है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब मुझे लगता है कि उनकी वीडियो देखने से ना इतना नॉलेज मेरा बढ़ा है ना, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। उनकी वीडियोस में बहुत सारा नॉलेज बढ़ा है, दुनिया में क्या चल रहा होता है। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी जो हुई है कि वो अनअकैडमी के जो वर्ल्ड अफेयर्स था, हाँ। उसको प्रशांत धवन ने पहले वो छोड़ा, फिर उसके बाद जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो पगलैट हो गए कि पता नहीं कहाँ चले गए, सर किधर चले गए। और फिर 1 महीने तक तो वो बिल्कुल ही कोई समझ नहीं आया कि हाँ, सर किधर हैं। और मुझे भी बहुत सारी जो है ना वो कमेंट्स वगैरह हाँ, और कि- बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते थे कि आप पहले जो वीडियोस रिएक्ट करते थे तो अब प्रशांत धवन सर कहाँ गए हैं। वो मैं उनसे पूछता था कि वो कहाँ गए हैं, तो वो कहते थे कि बहुत जल्द नजर आ जाएंगे। और तो स्टडी IQs पे अब वापस आ गए हैं। और बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे, हम भी ये चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम भी बहुत जुड़े प्यार हुए हैं करते हैं और भाई। सबको नॉलेज बांटते हैं। अच्छा, आज की जो इनकी वीडियो है वो बेसिकली ये है कि देखो दुनिया जो है वो इस वक्त पूरी इकोनॉमिकल एक बहुत ना टर्मोइल सा आया हुआ है। यूएसए का भी गिर रहा है, फिर जापान का वो कह रहे हैं कि जापान का भी जीडीपी गिर रहा है, ग्रोथ अब गिर रही है, मतलब ना GDP टर्मोइल growth। सा चल रहा है और जीडीपी सबकी गिरी है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की जो जीडीपी है वो बढ़ती जा रही है। जब हम बात करें दूसरे की तो वो गिर रही है, लेकिन इंडिया की बढ़ रही है। तो अब देखते हैं। 8.4 पे जो है वो जीडीपी ग्रोथ जो ग्रो हुई है 8.4, बहुत बड़ा फिगर है। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें कहा जा रहा था कि 7 और 7 के राउंड अबाउट या 7.5 के राउंड अबाउट जो है ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन 8.4 Oh my बहुत God। बड़ी ग्रोथ है। अब देखते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स के बाद फिर हम आराम से डिस्कशन करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और कितने लंबे समय बाद ये सेंटेंस यूज करने का मौका मिला है। बिल्कुल 2019 वाली फीलिंग आ रही है। इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन स्टडी आईक्यू। और मैं वैसे स्टडी आईक्यू पे वापस क्यों आया हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले फोकस करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। रिसेंटली आपने देखा होगा पूरा अमेरिकन मीडिया, ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया, ऑब्वियसली इंडियन मीडिया, उसके अलावा चाइनीज, जापानीज मीडिया, सब लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारत से एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया की जो थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ रेट है ये ज्यादा खास नहीं होगी, एवरेज ही होगी, वो सारी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल तोड़कर इंडिया ने पोस्ट करी है 8.4% की ग्रोथ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट्स टू 8.4% इन थर्ड क्वार्टर। सारी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर लिया गया है और इसलिए पीएम मोदी ने भी स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर ट्वीट करी थी।
और अपनी ट्वीट में पीएम मोदी ने जो वर्ड्स यूज किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर पाएंगे, ये कह रहे हैं कि जो नंबर सामने आए हैं 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट का जो ये डेटा सामने आया है, ये दिखाता है इंडियन इकोनॉमी की ताकत और हमारा पोटेंशियल। नाउ ताकत इसलिए दिखाता है क्योंकि हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहां पर दुनिया में हर तीसरे चौथे महीने एक बड़ी इकोनॉमी, प्राइमरली G7 कंट्रीज की इकोनॉमी रिसेशन यानी मंदी में चली जाती है। रिसेंटली ही हमने देखा कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर्स जापान और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही चले गए मंदी में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये न्यूज सामने आई थी आज से कुछ दिन पहले कि जापान और यूके दोनों अब मंदी में जा चुके हैं। मंदी का मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझ लो कि जहां पर इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है ना, तीसरे क्वार्टर में हमने ग्रो किया 8.4%, जापान और यूके की जीडीपी लगातार 6 महीने से नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही है। मतलब इनकी इकोनॉमी जीडीपी ये सिकुड़ रही है। और जापान की आर्थिक मंदी की वजह से तो जापान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। नहीं तो इससे पहले जापान था 3rd स्पॉट पे, अब ये लोग फिसल के आ चुके हैं 4th स्पॉट पर। और अभी तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी 18 टोटल और कंट्रीज हैं जो हो सकता है कि लंबे समय तक आर्थिक मंदी में चले जाए। नाउ मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि इनकी नेगेटिव ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा खराब है कि 5%, 6% नेगेटिव ग्रोथ रेट है। काफी जगह आप देखोगे 0.10%, 0.50% के आसपास नेगेटिव ग्रोथ रेट है, जो एक बार को आप करेक्ट भी कर सकते हो। मगर इंडिया के सामने प्रॉब्लम यह है कि अगर इन कंट्रीज में लगातार रिसेशन आ गई तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स को चोट पहुंचेगी। हम 11.4 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स करते हैं यूके को, जापान को करते हैं 5.5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स। जर्मनी भी हो सकता है कि आर्थिक मंदी की तरफ फिर से जा रहा हो और जर्मनी को भी हम 10 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो आज के समय चैलेंजेस वर्ल्ड इकोनॉमी में खड़े हैं, उस सब के बीच में सडनली जब इंडिया पोस्ट करता है ग्रोथ के नंबर्स 8.4%, तो पूरी दुनिया जेन्युइनली इंप्रेस्ड होती है। और एक बार को यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं तीसरे क्वार्टर की ग्रोथ रेट की, मतलब कि 3 महीने में हमने इतनी ग्रोथ रेट पोस्ट कर दी 8.4%, मगर पूरे साल का क्या? देखिए पूरे साल का जो अनुमान था ना, कई लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया ग्रो करेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 6.8% या फिर 6.7%, वो सारी प्रेडिक्शंस धराशायी हो चुकी हैं। अब दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस खुलकर कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, जो 31 मार्च को खत्म होगा, उसमें इंडिया की जो टोटल ग्रोथ रेट है अब हम मान के चल रहे हैं 7.8% पहुंच जाएगी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है, वेट 3 महीने में ग्रो किए 8.4%, पूरे साल की ग्रोथ रेट होगी 7.8%, ये क्यों? ये थोड़ा सा सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एज ऑफ नाउ पूरी दुनिया वेट कर रही है एक डेटा का। डेटा इस बात का कि इंडिया ने 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 के बीच में जीडीपी ग्रोथ कितनी करी थी, ये पता लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं आपको बताऊं, ये साल इंडिया के लिए इकोनॉमिकली मैजिकल रहा है। मैजिकल वर्ड ही मैं यूज करूंगा क्योंकि अगर आप बात करें पहले क्वार्टर की, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इन्हें हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 4 क्वार्टर्स में। तो जो पहला क्वार्टर था, मतलब अप्रैल से लेकर जून 2023 का जो टाइम था, उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट थी 8.2%। फिर अगला क्वार्टर आया, उसमें 8.1% की ग्रोथ रेट। सब लोग मानकर चल रहे थे चलो 2 क्वार्टर अच्छे चले गए, तीसरा क्वार्टर तो मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे इंडिया ग्रोथ दिखा दे, स्पेशली जब यूके जापान मंदी में जा चुके हैं। कैसे हम लोग अक्टूबर दिसंबर में ज्यादा ग्रो करेंगे, मगर इंडिया ने दुनिया को शॉक किया है। और इसलिए आप देखोगे दुनिया भर में ये वर्ड यूज किया जा रहा है, एवरीवन इज सरप्राइज्ड, क्योंकि 8.4% जो ये ग्रोथ है ना, ये क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों से ज्यादा है। और अगर क्वार्टर 3 जो आखिरी 3 महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, मतलब कि ये जनवरी से लेकर मार्च तक का जो टाइम है, इसमें ग्रोथ रेट अगर हमारी फिर से 7.8 या उसके आसपास चली गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे साल में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 8% के ऊपर जा सकती है, इसकी संभावना बनी हुई है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। और काफी बार मैं जेन्युइनली फील करता हूं कि ये जो नंबर्स मैं आपको बताता हूं ना, कि देखिए इतने क्वार्टर में हमने इतनी ग्रोथ रेट करी है, इन नंबर से, इस लैंग्वेज से काफी बार
आम व्यूअर इस बात को जेन्युइनली अप्रिशिएट नहीं कर पाता, जेन्युइनली समझ नहीं पाता कि सच में ये कितनी बड़ी बात है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि चाइना की ग्रोथ रेट कितनी रही थी साल 2023 में, तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर है बाय द वे चाइना का, ये लोग जनवरी से दिसंबर में अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो मान के चलते हैं, तो इनकी जो ग्रोथ रेट है ये 5.2% रही थी। कम। इंडिया 8% को देख रहा है। चाइना जो एक टाइम पर बिल्कुल इंडिया के नेक टू नेक था जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में, अब ये 5% के आसपास सिमट के रह गए हैं। और ग्लोबल मीडिया जब चाइना के बारे में लिखता है तो साथ में एक बात ये भी ऐड करता है कि अब बैक टू बैक ईयर्स में चाइना की ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन जा रही है, इनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन में है। और फ्यूचर में आप देखोगे चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली ये 4-5% पे सिमट जाएंगे, क्योंकि पहली बात इनके देश में आबादी बहुत ज्यादा तेजी से कम हो रही है, और दूसरी बात इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके जो एक बार को चाइना को एक बहुत ज्यादा आसान एक्सेस था इंडिया की ह्यूज मार्केट का, वो एक्सेस अब काफी लिमिट हो चुका है, जो मेरे हिसाब से चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक ब्लंडर है। और मुझे ना यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होगा। मुझे पता है आप में से कई लोग ना ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि ठीक है परफॉर्मेंस अबव एवरेज है, मगर 10% की ग्रोथ रेट कब आएगी, कब इंडिया का वो सुनहरा साल आएगा जब लगातार हम 10% ग्रो करेंगे। देखो अभी भी भाई 10% नीचे की सोच ही नहीं रहे हैं, वो ऊपर की सोच सालों तक इंडिया 8% के आसपास जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये रजिस्टर कर पाएगा, तो 10% को लेकर अभी सरकार भी इतनी ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं दिख रही। मगर आपने बात नोट करी होगी, अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं, आप आर्टिकल्स एक्सप्लोर करते हैं, तो वहां पे कई जगह लिखा होता है कि नहीं इंडिया ने तीसरे क्वार्टर में 10.1% की जीडीपी ग्रोथ रेट करी है दर्ज। अब ये देखकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 10.1% क्यों लिखा हुआ है। जीडीपी ग्रोथ रेट ये दो टाइप की क्यों होती है, एक रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, दूसरी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। और जो ये नॉमिनल वाली जीडीपी ग्रोथ रेट है ये हमेशा ज्यादा क्यों दिखती है? रीजन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, इसमें हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते, यहाँ पे हम बिल्कुल रॉ नंबर्स यूज करते हैं, डॉलर टर्म्स में हम इकोनॉमी को देखते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह सब भूल भाल के हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी ग्रोथ। ये वाले जो नंबर है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, ये तो अनफिल्टर्ड है, इनका कोई यूज नहीं है। जो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मगर दुनिया में जो बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो आप कह लीजिए जो बड़ी रिपोर्ट्स है बनती है कि कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, वो फोकस करती है रियल जीडीपी ग्रोथ पर। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो जैसे मैंने आपको बताया 8.4% है तीसरे क्वार्टर की। इससे पहले के जो दो क्वार्टर थे वहां पे हमने 8.2 और 8.1% की जो ग्रोथ रेट है ये करी थी रजिस्टर। ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप कल को कंफ्यूज ना हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं चलो ठीक है रियल जीडीपी ही सही, मगर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में एक बड़ी न्यूज सुनने को मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, हाँ 2027 की शुरुआत में मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पहले जापान को बीट करेगा टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि जापान अभी आ चुका है। उसके बाद आएगा नंबर जर्मनी का, और ये बात अब दुनिया भर में लिखी जा रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे फोर्ब्स का आर्टिकल है कुछ ही दिनों पुराना, फरवरी 23 का, ये कह रहे हैं कि इंडिया विल ग्रो टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। पहले इस बात को लेकर लोगों को संदेह था कि क्या हम ये कर पाएंगे, क्या 2028-29 का टाइम लग जाएगा, क्या इंडिया जेन्युइनली 2027 में ये अकॉम्प्लिश कर पाएगा? तो अभी मैं आपको ये बता दूं जो नंबर सामने आए हैं और जो मोमेंटम चल रहा है इंडिया का, डेफिनेटली इंडिया विल बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, नो डाउट अबाउट दैट। और फाइनली अगर आपका एक क्वेश्चन ये है कि अब क्या मेरी सारी वीडियोस आपको स्टडी IQ चैनल पर ही मिलेगी, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। आप देखेंगे आने वाले समय में कि स्टडी IQ पे मैं वापस क्यों आया हूँ। लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि आपके लिए मैं हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट बैटल्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। नॉलेज ही नॉलेज आएगा। ज्यादा अच्छे एनिमेशन चाहिए थे अपनी वीडियो में, ज्यादा अच्छी उस प्रेजेंटेशन चाहिए थी, एंड आई थिंक स्टडी IQ में आकर आप जेन्युइनली देखेंगे कि आने वाले समय में जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा दे विल बी नेक्स्ट लेवल, एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। और उसके अलावा देखिए मैंने किसी भी चैनल पर काम किया हो पिछले कुछ सालों में, चाहे वहां पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो या फिर 6 मिलियन, लोगों ने हमेशा मुझे देखा एज अ स्टडी IQ गाय। स्टडी IQ से जो मेरी शुरुआत हुई थी यहाँ पर, इट नेवर लेफ्ट मी।
I was always seen as a study IQ faculty and बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर वापस आकर। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि स्टडी IQ फैमिली अब 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स को भी क्रॉस कर चुकी है। एंड आई एश्योर यू कि मैं बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। जितनी वीडियोस पहले डालता था उससे कई गुना ज्यादा डालूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपको फरवरी मंथ में मेरी वीडियोस नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर छुट्टियां मनाने के लिए गया था या फिर एंजॉय कर रहा था कहीं पर। मैं चुपचाप स्क्रीन पर बैठ के आप सबकी कमेंट्स देख रहा था, आप सबकी पोस्ट देख रहा था ट्विटर पे, रेडिट पे और जगह पे। एंड आई मिस्ड ऑल ऑफ यू अ लॉट। मैं बहुत ज्यादा मिस किया आप लोगों को। और आई एश्योर यू कि जो ये गैप आया है मैं आज के बाद कभी भी नहीं आने दूंगा। सो इट इज गुड टू बी बैक। आई मिस्ड ऑल ऑफ यू एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। प्रशांत जी। ओह माय गॉड, मतलब अब जापान नहीं, अब जर्मनी जर्मनी भी जाएगा घर। जर्मनी और जापान दोनों का अब ये लग रहा है कि पहले कौन जाएगा। नहीं, पहले तो जापान ही निकलेगा पहले ना। जापान जाएगा जापान क्योंकि पहले जर्मनी निकलेगा। तीसरे नंबर पे है, पहले पे है यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी। अच्छा, जापान क्यों इतना नीचे, क्यों डाउनफॉल क्यों आ रहा है? ऑटोमोबाइल्स उनके अच्छे चल रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी इंडिया ने उनको क्रॉस किया। क्रॉस किया है वो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिस तरह, मतलब कि ये कब शुरू हुआ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाली वाइब चली है ना कि यहीं कि पे हमने बनाओ, यहीं अपनी पे करो। अपनी चीजें बनाओ। पहले क्या होता था कि बहुत सारी चीजें जो है इंडिया वाले भी जापान से इस तरह गाड़ियां वाड़ियां जो है ना वो इंपोर्ट कर लेते थे। लेकिन क्या हुआ, अब चाइना और जापान दोनों को मसला क्या आया है। चाइना अपनी चीजें बनाता था, जापान बनाता था। अब बीच में घुस आया इंडिया। अपना। अब इंडिया अपने पे फोकस कर गया। उन्होंने कहा कि यार नहीं, छोड़ो दुनिया को यार, लड़ाइयों से, नेगेटिविटी से को दफा करो, हम बनाते हैं चीजें अपनी, हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं, हम इंडस्ट्रियां लगाते हैं, हम ये करते हैं। जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, जब आईटी, जब मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें उनकी बनने लग गई ना, तो लोगों का या पूरी दुनिया का जो रुझान है ना वो उनसे हट के थोड़ा इनकी तरफ हाँ, आना दो लग गया। फैक्टर्स हैं। जैसे आपने ये कहा कि जब उन्होंने मेड इन, सबसे पहला फैक्टर तो कि वो इतनी बड़ी एक है, वो वहां से खरीदते हैं जापानीज गाड़ियां या चाइना से खरीद रहे हैं, यूएस से खरीद रहे हैं। जब अपना बना तो वो खुद सस्टेन हो गए खुद, और पूरी दुनिया को नजर आ गया कि अच्छा ये जापान तो बना ही रहा है, लेकिन अब इंडिया भी बना रहा है तो यहाँ का ट्राई कर लेते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं कि और एक तो- इकोनॉमिकल, सस्ती भी हाँ, बाकियों से। और देखो ना, दो फैक्टर्स हैं। एक तो इंडिया ना बहुत ज्यादा जान मार रहा है, बहुत ज्यादा जान मार रहा है। ये नहीं कि जापान या जर्मनी कम जान मार रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वो बहुत ज्यादा जान मार रहा है। तो इसलिए अब वो उसका थोड़ा ऊपर आ रहा है कि वो जापान को क्रॉस कर सकता है। और मुझे बताऊं क्या लगता है कि जापान की जो है ना वो भी कम है, पॉपुलेशन कम है, और वहाँ पे मैन फोर्स कम है। मैन फोर्स वो जापानीज बड़े कम, अब तो चाइना की भी कम हो रही है। चाइना में बहुत ज्यादा, एक टाइम पे तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, बट फिर इन्होंने रखा कि एक कपल, एक हाँ, बच्चा, एक दो बच्चा, वो वाला बच्चे। रूल हाँ। रखा, वरना पॉपुलेशन जो थी ना और चाइना की बाकी मैनेज भी अगर नहीं हो ज्यादा रही थी। बच्चे होंगे तो फिर वो टैक्स लगाएंगे। अब खुद ही मसला पड़ रहा है कि हाँ। पॉपुलेशन कम हो गई है बहुत ज्यादा। तो ये टैक्सेस वाले इनको चाहिए कि अपने टैक्सेस जरा कम करें, और पॉपुलेशन, यार मैन फोर्स बहुत जरूरी होती है। ये अब बहुत मैन जरूरी फोर्स की आपने बात की, इसी से बात मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जो मैन फोर्स है ना वो आती है जब आप यूथ पे इन्वेस्ट करते हो। अब एक और फैक्टर है जिस पे हम डिस्कशन करना बड़ा हमारा जरूरी है, और वो ये है कि इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स पे, अपनी यूथ पे, अपना जो यूनिवर्सिटी वाला कल्चर था उस पे बहुत ज्यादा फोकस किया। अब ये देखें, ये चीजें आज से 15, 20, 40 साल पीछे चले जाओ तो और सिनेरियो था। अब पिछले 10-12 सालों में और सिनेरियो है। अगर देखें तो कितना एजुकेशन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितना उन्होंने हर सेक्टर पे, उन्होंने ये हर नहीं सेक्टर कि सिर्फ एजुकेशन को पकड़ लो बाकियों को छोड़ दो, उन्होंने बड़ा बैलेंस लेके चले हैं। अब 8.4 की जो जीडीपी की ग्रो बता रहे हैं ना, थर्ड ग्रोथ में, अब वो बता रहे हैं कि चाइना की 5 पॉइंट के राउंड अबाउट रही है। हम तो फिर गए ही माइनस में हुए हैं, हमारा तो फिर अब मुझे कहीं चाइना की टॉप सुन की के एक लगा है कि चाइना का और इंडिया का, जब हम कहते हैं ना, मैं भी बात कर रही होती किसी से कि इंडिया भी आगे जा रहा है, कहते हैं चाइना तो बहुत आगे, तो मैं अब कह रही वो हूँ कि है, चाइना है, but और अभी हो देखो, सकता है कि बाद में हम अभी कहें कि देखो, था। अभी देखे ना, हाँ। अभी तो उनकी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, 5 कुछ और growth वो हुई है। बहुत टाइम से ऊपर रूल कर रहा था, बहुत टाइम से इस स्टेशन पे है। जो इंडिया है ना वो बड़ा नीचे से ऊपर की तरफ गया है। तो ये चीज देखनी है कि कौन कितने सालों में कितनी स्पीड से ऊपर गया है, ये चीज भी लाजमी देखनी होती है। मुझे तो लग रहा है यूएस भी थोड़ा सा नजर घुमा के देखेगा आखिर वहां पे हो क्या रहा है, इतनी मतलब कि चाइना और जो मेरी यूएस बात है ना वो इस तरह दूरबीनें अब लगाए देखिए, होंगे अगर कि यार ये तीस- क्या किस अगर- तरह उठ रहे हैं। अगर वो चौथा नंबर निकल गया जापान, तीसरा नंबर जर्मनी निकल गया, तो जो
ऊपर के दो हैं, जापान 5वें पे आ जाएगा, इंडिया 4थे पे चला जाएगा, उसके फिर बाद वो जर्मनी के तीसरे बाद चौथा आ जाएगा और इंडिया तीसरे पे चला ऊपर के जाएगा। जो दो हैं उनको वो टेंशन तो पड़ नजर जाएगी। वो तो नजर रखेंगे ना कि यार ये दो को खा गया, ये हम दो को ना खा जाए इस हमें ना रेस खा में। और यूएस का भाई दबदबा है, यूएस को बहुत वो है कि मैंने नंबर 1 पे रहना है। और US का उनकी बहुत है। इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है ना, यूएस की इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, चाइना की बहुत बड़ी इकोनॉमी But है, जिस तरह से grow लेकिन कर रहे अभी हैं। अभी अच्छा कुछ मसले होते हैं नंबर 5 की आपस के मसले होते हैं, कुछ होते हैं 50 वालों के, कुछ होते हैं 100 वालों के, कुछ होते हैं हम उसमें 150 आ वालों जाते हैं, के। 150 वाले हम में तो तो आ वो जाते 100-150 के बाद में आते हैं। अब ये जो कह रहे हैं ना कि डिक्लाइन होगी, कम हो गई, ये भी अभी इस हालत में भी बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं। हाँ। जापान जैसे है, जैसे जर्मनी है, तो वो सिर्फ ये चीज दिखा रहे हैं कि जो टॉप 5 के हैं उनकी आपस में 19-20 कैसे हो रही है। जैसे बिल्कुल ना जैसे हाँ, मैच चल अब रहा है, उसका ये दो मतलब मैच तो जीत ये रहा नहीं है ना कि जापान बिल्कुल सत्यानाश हुआ नहीं, पड़ा है, नहीं, ये बहुत नहीं perfect। वो कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि जो टॉप 5 है ना एक दूसरे के साथ, उनमें से जो 5वें नंबर वाला थोड़ा ऊपर जा रहा है वही मैं बहुत। कह रही हूँ कि जापान की तो हमेशा सुना है कि ये 2050 में रह रहे हैं, ये तो अभी से 2050 में रह रहे हैं, तो उसको क्रॉस करने वाला है। इट्स अ बिग डील के अब अगर ये 2027 तक ये क्रॉस करते हैं और 3rd तक आते हैं, तो मैं कहता हूं कि चाइना और अमेरिका परेशान होगा। ये परेशान होगा, बहुत ज्यादा परेशान होगा। और किसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हम अक्सर बात करते हैं ना कि हमें फ्लॉज ढूंढने चाहिए, हमें वो सेक्टर ढूंढने चाहिए जहां से हम पीछे हैं। इन पे अब इंडिया लग गया, अब उनको पता लग गया है कि किन में हम पीछे हैं, किन में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, किस में हमें कितना करना है, एजुकेशन पे कितना करना है, इन्वेस्ट दूसरों पे कितना करना है, बिल्डिंग्स बनाने में कितना करना है। तो उन्होंने एक ना पूरी डायरी बना ली है अपनी कि ये चीजें हमारी हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी कमी महसूस हो रही है, और उसी में वो जब कर रहे हैं साथ उनकी यूथ की मैन। और आप ये देख रहे हैं कि जो एक ये अगर हम बात करें इस इधर जो पूरा था एशिया की, अगर हम बात करें, इसके साथ साथ रशिया भी दोबारा से रेस में हल्का हल्का आ रहा है, अफगानिस्तान हल्का हल्का आ रहा है, बांग्लादेश तो काफी जोर से आ रहा है। मतलब आसपास के सारे बड़े बेनिफिट ले रहे हैं कि यार ये एक है जो तीसरी बनने वाला है पावर। और तो ये आसपास सारे जुड़ने की कोशिश करेंगे हाँ, इंडिया जुड़ के रहे हैं। साथ। अभी आपने पीछे देखा कि कितने गल्फ कंट्रीज जुड़ने की कोशिश, कितना अटैच हो रहे हैं, क्योंकि बहुत उनको attach हो पता रहे है कि कामयाबी किसी मुल्क की ना, इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी मार्केट है इंडस्ट्रीज की यहाँ पे कि कोई भी इन्वेस्ट करेगा ना उसको पता है यहाँ से फायदा आना ही है, आना ही है। आना ही है। और मैं वही बात आपकी दोबारा रिपीट करूंगा जो आप मैन फोर्स की बात करती हो। असल में हम कहाँ पे पीछे रह गए हैं? हमने मैन फोर्स पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। हम इतने बुरे हालात कर दिए और हैं। हमारा जो मैन फोर्स है ना, जो इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़ा लिखा है, जो जिनको लगता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, जब वो देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, अगर हम स्टार्टअप्स की तरफ जाएंगे तो बिजली के मसले, गैस के मसले, कभी गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, यार छोड़ो यार वीजा लगवाओ, निकलते हैं। अब ये अच्छा, हाँ। ये चीज पाकिस्तान को खाए जा रही है। मैं पिट खपा हूं कि जब अब हालात ठीक नहीं करेंगे ना, ये मैन फोर्स कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम आएगा सारे मीडियोकर रह जाएंगे, सारी दुनिया अपना कैरियर पाकिस्तानी में बाहर निकल के बना जाएंगे बाकी तरह, और हम उस गड़े में चले जाएंगे। एलिट्स कुछ ना कुछ तो रह ही जाते हैं, रह तो जाते हैं। वो सिर्फ हम पे बिजनेस ही कर रहे हैं ना, वो तो बिजनेस बिजनेस कर कर रहे रहे हैं। हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपके पास है कुछ आपके पास पैसे हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? अभी कल एक खबर आ रही थी कि 1.1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ढूंढ रहा है कि हमने जो किस्त देनी है चाइना को वो कहां से देंगे। मतलब कि कर्जे अभी पे तो कर्जा, IMF का भी देना है। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, मतलब समझ नहीं आ रही कि वो पैसे जा कहां तो पे आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि जो वो यूएई वाले हैं वो वहां पे इन्वेस्ट करें, उनको पता है वहां से फायदा आना है, वहां पे गारंटी है, उनका प्राइम मिनिस्टर गारंटी दे रहा है कि मोदी की यहाँ पे गारंटी है। नहीं है। यहाँ पे तो आप खुद नहीं इन्वेस्ट करेंगे। आप अभी एज अ पाकिस्तानी मुझे ये कोई नहीं गारंटी कि मेरा प्राइम मिनिस्टर अगले 2 साल में कौन सा आने वाला है। आपको ये ये साल कब रहेगा, अगला कौन आ जाएगा, उससे अगला कौन आ जाएगा। अब दुनिया क्यों डरती है कि हमने अगर शहबाज शरीफ से डील कर ली ना, हो सकता है अगले महीने कोई और आ जाए, जरदारी आ जाए, जरदारी से डील कर ली, हो सकता है इमरान खान आ जाए, इमरान खान से डील कर ली, हो सकता है इमरान खान को निकाल के जेल में डाल दें, तो इन्वेस्टर दूसरे को क्यों लेकर। आएंगे? उनको तो पता है भाई यहाँ पे दुनिया कैसे डूबेगा आएगी? पैसा। यहाँ पे तो आईएमएफ परेशान हुआ हुआ है कि आईएमएफ को पता है कि यार डूबना ही है यहाँ पे देने के बाद। तो इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे? यूएई क्यों इन्वेस्ट करेगा? आप खुद नहीं करेंगे अपने मुल्क में इन्वेस्ट, तो वो क्यों करेगा यूएई? तो यही तो डर पैदा हुआ है। इसी सिचुएशन से अब सीखें कि किस तरह जो है वो इंडिया वाले, अब देखें ना, अब रतन टाटा की हम वीडियोस देखते हैं, मुकेश अंबानी की वीडियोस देखते हैं, हम अडानी की वीडियोस देखते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको माहौल दिया, उन्होंने इंडिया को बदल के रख दिया है।
इंडिया को इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, देखा कितनी कंपनीज खुली हुई हैं, कितने लोग वर्क फोर्स बन रही होगी। यहाँ पे एक तो जो लगा रहा है वो बेचारा उठा के भाग रहा है। गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। गारंटी वाला मसला है और स्टेबल गवर्नमेंट वाला मसला है। खैर आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हमें तो बहुत मजे की, इतने दिनों बाद प्रशांत शांत धवन साहब को देखा है हमने, हाँ, और तो वो कह रहे थे, आवाज सुन के हाँ वो कह रहे थे कि हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर और अब बहुत सारा कुछ आने वाला है, तो बहुत कुछ हमारे चैनल पे भी अब आने वाला है। तो आप देखते रहें इनसाइड रिएक्शन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें अच्छे अच्छे, और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।